आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि सत्तारूढ़ दल का कोई एमएलसी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करे। एक एमएलसी यदि चाह ले तो उसे विधायक बनना और सांसद बनना आम लोगों की अपेक्षा जो दूसरे नेता हैं आसान होता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि राजद के एमएलसी प्रोफेसर रामबली सिंह मंच से जनता से ही ये पूछते हैं कि क्या आपने कभी देखा कि सत्तारूढ़ दल सत्ता के खिलाफ बोले। लेकिन मैं सत्य बोलने का चूंकि आपको वचन दिया हूं इसलिए मैं सत्य बोलूंगा, अर्ध सत्य नहीं। और वो सत्य क्या है? बिहार की राजनीति में भूचाल ला देगा वह सत्य। उन्होंने खुले मंच से पब्लिक के बीच कहा कि अति पिछड़ों की हकमारी पिछड़े कर रहे हैं और इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि कर्पूरी चर्चा जो है वो नौटंकी है और इसके बहाने नीतीश चर्चा हो रही है। तो पूरा मामला क्या है? उन्होंने पोल खोल कर रख दी। जो देश में ओबीसी पॉलिटिक्स अभी की जा रही है, खासकर बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है उसके द्वारा जिस तरह से जाति सर्वे करके और उसको राजनीतिक मामले में भुनाने का प्रयास किया जा रहा है और देश स्तर पर जाति सर्वे या जाति जनगणना करने की जो बात की जा रही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी देने की बात की जा रही है, तो प्रोफेसर रामबली सिंह का पूरा भाषण आप सुनिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि पूरा भाषण आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और प्रोफेसर रामबली सिंह ने जो कलई खोली है पिछड़ों की राजनीति की, ओबीसी की राजनीति की, ओबीसी की हकमारी कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और वे एक मामले में यहां तक कहते हैं कि नीतीश कुमार से बात करने की हिम्मत लालू यादव को नहीं होती है। जब आरक्षण के मामले पर वे लालू प्रसाद यादव के पास जाते हैं तो लालू यादव नीतीश कुमार से नहीं, तब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से बात करते हैं और आरसीपी सिंह उनको दो टूक जवाब दे देते हैं। वो जवाब क्या है? दूसरी तरफ देखिए राजनीति की क्या बिसात है और क्या चौकड़ी उसकी बिस्ती है कि उसी प्रोफेसर रामबली सिंह वो जाते हैं बिहार सरकार में जो जाति ओबीसी की जाति है उसमें 3 जातियों को जो घुसाया जाता है उसको लेकर वो हाईकोर्ट जाते हैं। वो साफ बोलते हैं कि वहां पैसा जीतता है, हम हार जाते हैं। उसके बाद वो फिर लालू यादव के पास जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो लालू यादव ने उनको फिर एक ट्रिक बताया। यानी एक तरफ लालू यादव का वो विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो लालू यादव के कहने पर कर रहा हूं। तो पूरा वीडियो मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि जो लोग भी ओबीसी, पिछड़े, दलित, महागठबंधन, भाजपा की राजनीति में थोड़ी सी भी अगर आपको रुचि है बिहार की राजनीति में, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। सत्य कहूँ या अर्ध सत्य कहूँ, मैं राजनीति के लायक अपने को अनफिट पाता हूँ। आज की जो राजनीति है उसमें चाहे कोई दल की बात हो, संसदीय राजनीति में इतनी गिरावट आई है कि अब अच्छे लोगों को राजनीति में करने की जगह नहीं है, सत्य बोलने की राजनीति में जगह नहीं है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कर्पूरी चर्चा भी करवा रहे हैं और कर्पूरी चर्चा के नाम पर नीतीश चर्चा हो रही है, नहीं मान सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कर्पूरी चर्चा, कर्पूरी जी की आत्मा अगर कहीं जीवित होगी तो आज करा रही होगी कि कर्पूरी जी ने जिन मूल्यों की रक्षा के लिए 1978 के आरक्षण का वर्गीकरण किया था, गालियां सही थी, न सिर्फ अगले वर्ग से गालियां सुनी थी उन्होंने, पिछड़े दबंग लोगों ने भी उनको गालियां दी थी। वो गालियां क्या थी कि बधिया आरक्षण कर्पूरी ठाकुर ने लागू कर दिया। बधिया आरक्षण का मतलब समझते हो? उस कर्पूरी ठाकुर की आत्मा अगर कहीं होगी तो करा रही होगी, और फिर हम कर्पूरी चर्चा करने का क्या मतलब? 2015 की हुकूमत ने अपेक्षाकृत 56 जातियों को इसमें शामिल कर दिया। ऐसे तो लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे तो लगभग 19 जातियों को शामिल किया। बाद में नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो लगभग 15 जातियों को इसमें शामिल कर दिया गया। तो ये लगातार सिलसिला चल रहा है। तो जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आरक्षण पहली बार देश में वर्गीकृत आरक्षण देने का जो साहस किया था जननायक कर्पूरी ठाकुर ने, अपनी सत्ता और अपनी जान की परवाह किए बिना उस आरक्षण को आज चकनाचूर कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अब बर्बाद किसने की? यही लालू प्रसाद जी और यही नीतीश कुमार की सरकार में 2015 में, और आज भी उन्हीं की सरकार है। मैं भाजपा को विकट घरे में नहीं खड़ा करता।
राजनीतिक बातें हो रही है, भाजपा को आरक्षण के सवाल पर दोषी करते हैं, भाजपा अपना अलग पैंट और लेकर के आरक्षण पर बचती है, वो अलग विषय है राजनीति का। लेकिन मैं अड़वी सत्य के रूप में कह रहा हूँ कि जो 2015 में अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियों को अति पिछड़े मूल अति पिछड़े के श्रेणी में शामिल कर दी गई, उसका खामियाजा 8 वर्षों से यह समाज भुगत रहा है। यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो मंशा थी, जिसके लिए हम उनको आदर के साथ पूछते थे, धरती के भगवान कहते थे अति पिछड़ों के लिए, कि बिना अति पिछड़ों के लड़े हुए उन्होंने कृपा पूर्वक आरक्षण देने का काम किया। वह आरक्षण एक झटका में एक तलवार से गर्दन कट गया और आप चुपचाप हाथ बढ़ा। मैं उस दिन से लगा हूं जिस दिन से यह काला प्रस्ताव कैबिनेट में आ रहा था। एक बिहार का ऑफिसर IAS ऑफिसर ने हम लोग फोन करके कहा रात में करीब 11 बजे 12 बजे कि आप लोग सो रहे हैं और आपके गर्दन पर तलवार चढ़ी है। मैं कहा कि 11-12 बजे तो सोने का समय होता ही है, आप पहले क्यों बुझा रहे, बात है कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको कल इन 3 जातियों को शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट में आया। मैं सुबह 2-4 साथियों को लेकर के लालू प्रसाद जी के यहाँ पहुंचा और लालू जी से आग्रह किया। लालू जी का भेष हो गए। लालू जी की हिम्मत नहीं हुई कि नीतीश कुमार जी से ये बात करें। उन्होंने RCP जी को फोन लगाया। RCP जी ने कहा कि ये नीतीश बाबू रोक सकते हैं और कैबिनेट के प्रस्ताव एजेंडा में आ चुका है। नई बात नहीं आरक्षण, उसमें 5 अति पिछड़े वर्ग के मंत्री थे। जब काला प्रस्ताव शामिल हो रहा था, फर्स्ट हो रही थी, उस एजेंडा पर लोगों ने सिग्नेचर किया। उसमें से आज भी 2 मंत्री आपके इस कैबिनेट में हैं। एक मंत्री गुजर गए, धरती पर नहीं रहे, एक मंत्री हार गए, लेकिन आज भी अनीता देवी और मदन सहनी जी इस कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप अगर सजग होते तो यह प्रस्ताव नहीं होता, प्रस्ताव पर लागू करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन ना आपके मंत्री सजग है, ना हमारी जनता सजग है। कटु सत्य 8 साल से आज वही आरक्षण में वो लोग हैं। उसका पूर्ण परिणाम क्या है, मैं 1 मिनट में अपनी बात करता हूँ उदाहरण के साथ। नगर निगम की बात कर रहे थे भाई अर्जुन जी। नगर निगम के भी चुनाव हुए हैं 10 महीना 11 महीना पहले, 9 महीना पहले। उसका परिणाम क्या है, महापौर में मेयर का पद होता है सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम में। बिहार के अंदर 17 नगर निगम है। 3 आरक्षित पद दिए गए थे अति पिछड़ा वर्ग के लिए मेयर का। तीनों पद पर कौन आसीन हुआ है? जो 111 जातियां थी वो नहीं, जो ये 3 जातियों में जो तेली शामिल हुआ उसने तीनों पद हड़प दिया। और 3 ही नहीं हड़पा, 17 में से सामान्य श्रेणी का भी 4 पद, यानी टोटल 7 पद लेकर के सबसे आगे। कुर्मी को भी नसीबे को नहीं हुआ, यादव को 1 नसीब हुआ 17 में। तो जो जातियां यादव और कुर्मी जो आज की राजनीति में पीछे कर रही है, उस जाति को आपके उस मूल अति पिछड़े के साथ शामिल कर दिया गया। यानी बकरी के बाढ़ में शेर को डाल दिया गया, तो क्या बकरी बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन कोई चिंता नहीं 8 वर्षों से। तब जाकर के हम लोगों ने हाई कोर्ट में, पटना उच्च न्यायालय में केस दायर किया। पिटिशनर बना मैं खुद। केस में पैसे की जीत हुई, हार गए। फिर मैं लालू जी के यहाँ आया, क्या मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस करो। सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि हम लोग, पेंडिंग है मामला, कोरोना के चलते बहुत टाइम लग गया। उस 8 वर्षों में सिर्फ नगर निगम की बात नहीं है, जिला परिषद अध्यक्ष का भी मैं बात कर रहा हूँ। 8 पद आरक्षित हैं 38 जिलों में से। 8 में से 7 पदों पर वही जाति आ गया। और 1 पद मिला भी सीतामढ़ी में, एक महिला अदिति कुमारी माली समाज की, वो बेचारी के साथ एग्रीमेंट हुआ है। यादव जी बंधु ने एग्रीमेंट किया कि तुम नाम के चेयरमैन रहोगे, काम का मैं करूंगा। वो महिला हमसे बराबर रिक्वेस्ट करके कही अपने घर में चाय पिलाने के बाद। यानी 8 के 8 पर 46 वर्षों के बाद कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण देना आज कामयाब हो रहा है। फिर हमें कर्पूरी चर्चा कराने का क्या मकसद है? आप समझ सकते।
और उतना ही नहीं, आप मुखिया की बात करें, नगर पंचायत में और भी पद होते हैं, वार्ड मेंबर से लेकर पंचायत समिति प्रमुख तक, सब आप देख रहे होंगे कौन लोग आ रहे हैं, किनसे किनका कंपटीशन। आज तेली समाज जो है बिहार में सबसे अधिक टैक्स भरता है जीएसटी में। आर्थिक युग है, पैसे के बल पर वो सब पर हासिल कर लेता है, तो क्या हो मूल पिछला कैसे थी। अब आइए नौकरियों में, जिसके आंकड़ा आपको नहीं मालूम होता, मैं आरक्षण क्रियान्वयन समिति का बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष हूँ। इस नाते बिहार में जितनी भी वैकेंसी निकलती है, रिजल्ट निकलता है, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा हो, चाहे दूसरे आयोग के द्वारा हो, या यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के द्वारा हो, या दरोगा का, या और भी सिलेक्शन बोर्ड जो भी हो, छोटे बड़े सब नियुक्तियों पर रिजल्ट की समीक्षा करने में जाता हूँ। लेकिन जाने के बाद जब मैं उसका समीक्षा करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज बिहार में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई इसको उठाने वाला नहीं है। नौकरी पर 50% से अधिक एक जाति लेकर के आपको नौकरी में आ रहा है। कहाँ आप हैं, कहाँ आप जा रहे हैं? लेकिन इस बिहार में आरक्षण का लाभ लेकर के सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों में लोग नौकरी में हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे इंजीनियर, जो भी पदों पर हैं, लेकिन उन लोगों का कोई क्यों नहीं रहता? क्यों नहीं सोचते कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने पीढ़ी के लिए, उन बच्चों के लिए जिनका भविष्य हमने खराब कर दिया। आने वाला पीढ़ी हमसे सवाल करेगी कि तुम कम से कम बचा के रखते, आरक्षण आगे बढ़ाने की बात नहीं करते थे। लेकिन समझता तब हार करके हम जन आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। आप नहीं सुने होंगे कि सत्तारूढ़ दल में रह करके सत्ता के खिलाफ चुनौती करता हो कोई विधायक, सुने? ऐसा नहीं होता। सत्तारूढ़ पार्टी में रह करके तो मंत्री बनने के फेरा में रहता है, लोग सांसद का टिकट के फेरा में रहता है। लेकिन मैं उस पंक्ति में नहीं हूँ, मैं उस पंक्ति में नहीं हूँ। मैं तो देखता हूँ कि अगर यही काम जिसको बीड़ा उठाया है, जिस पर लाखों रुपया अपने पॉकेट का खर्च करके, मैं यह भी जानता हूँ कि मैं प्रोफेसर हूँ, क्रिमिनल के दायरे में आता हूँ, मुझे मेरे बेटा बेटियों को भी लाभ नहीं मिलेगा नौकरी, बावजूद इसके इस काम को कर रहा हूँ। पैर में फोला लेकर के जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो जन्म स्थली है कर्पूरी ग्राम, वहां से 110 किलोमीटर पैदल चल करके पद यात्रा किया, रथ निकाला, रथ यात्रा कराया बिहार के अंदर, और हजारों लोगों के बीच में मिलर स्कूल में अपनी बातें रखी। आज भी वो समस्या वहां की वहीं बनी। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं छोटी सी सभा में भी कि मैं भी मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे जीवन के अगर एक कतरा भी रहेगा शरीर में, तभी मेरा यह आंदोलन जारी रहेगा, आमरण अनशन तक जाऊंगा मैं। लेकिन कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने वाला कोई राही तो मिलेगा। लेकिन आज हजारों में लोग तैयार हो गए हैं। तो सबसे बड़ी ये समस्या है। अभी बिहार का आंकड़ा आया, आज अरविंद जी देखे होंगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। 4 वर्गों की बात आई, नौकरियों की बात। अगले वर्ग की संख्या कितनी है? हिंदू के अगले वर्ग 10.5%, जो अभी आंकड़ा आया राज्य सरकार ने जारी किया है। मैं उस आंकड़ा पर टिप्पणी नहीं कर रहा, जबकि टिप्पणी मैं पहले कर चुका हूं कि ठीक से आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए। ये कोई विश्वसनीय एजेंसी भी नहीं किया। इंस्टीट्यूट के साथ एजेंसी था बिहार में, उससे नहीं कराई गई बेल्ट्रॉन के द्वारा। तो उस समय विसंगतियां हो सकती है, उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन जो आंकड़े राज्य सरकार ने अधिकृत रूप से जारी किया, उसमें क्या आया था? 10.5% अगले वर्ग के लोग, और अगर मुसलमान के अगले वर्ग भी आएंगे तो 15.5% है। तो 15.5% के नौकरियों में भागीदारी कितनी है मालूम है आपको? 18,24,000 टोटल नौकरी करने वाले बिहार के लोग। उस 18 लाख में से अगले वर्ग को 6 लाख कुछ हजार, यानी 35%। 15.5% को 35% नौकरियों में प्रतिनिधित्व है। और दूसरा वर्ग है बीसी, जो अभी आंकड़ा आया है, उसमें 27% है।
27% के नौकरियों में प्रतिनिधित्व कितना है? 34.7% यानी 35% उनका भी। आबादी 27%, नौकरी में रिप्रेजेंटेशन 35%। उनका आबादी 10.5% और मुसलमान बोले तो 15.5% और रिप्रेजेंटेशन 35%। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी जितनी है वो लगभग बराबर है, उनका 1% का अंतर है नौकरियों में। लेकिन चौथा ब्लॉक जो है ईबीसी, जिनकी आबादी है 36.01%, 36% का रिप्रेजेंटेशन कितना है नौकरियों में? मात्र 13%। आपका आरक्षण है 18% नौकरियों में। और मंडल कमीशन जब लागू हुआ था उस समय भी 9 जजेस का संविधान पीठ बनी थी, उसका फैसला था कि 50% से अधिक आरक्षण कभी की नहीं जा सकती। और दूसरा बिंदु था कि आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी मेधा के आधार पर चयनित किए जाएंगे उनकी गणना सामान्य श्रेणी में होगी। तो सामान्य श्रेणी में भी कुछ आने चाहिए थे, 18% आरक्षण से और कुछ सामान्य श्रेणी से। लेकिन आपका 13% क्यों है? कभी आपने विचार किया? आज 13% का हाथ कौन मार रहा है? शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के भाई नहीं मार रहे, ये अगले वर्ग मार रहे हैं या पिछड़े वर्ग मार रहे हैं। तो हमारा दुश्मन कौन हुआ? जो हमारे हितों को मार रहा है, जो हितों को खा रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा नए सिरे से डिप्रेशन क्यों है। अभी बात कर रहे थे रोहिणी कमीशन की। रोहिणी कमीशन से 2 बार मैं मिल चुका हूं, डेलीगेशन हमारा मिल चुका है उनसे। उसके एक मेंबर थे बजाज साहब, उनसे मैं घंटों डिस्कशन किया। रोहिणी कमीशन पहली बार देश में कमीशन बनी जिस पर सबसे अधिक खर्च हुए। 7 बार उसको एक्सटेंशन मिला, 6 महीना के लिए बनी थी। लेकिन मैं उसके जड़ में जा रहा हूं। मंडल कमीशन जब बनी थी, मंडल कमीशन के हीरो थे स्वर्गीय शरद यादव जी, मंडल बसियार बुलाते, उनका अथक प्रयास है मंडल। उस समय शरद यादव से भी मैंने कई बार वार्ता किया था और कहा था, शरद जी मंडल कमीशन में जो एल आर नायक की टिप्पणी है उसके आलोक में कम से कम इम्प्लीमेंटेशन के समय में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शरद जी क्या बोलते थे उस समय कि अरे यार पहले खाना तो आने दो थाली में खाना आया नहीं तो बंटवारे की बात कर रहे हो। लेकिन आज मंडल कमीशन को लागू हुए 31-32 साल हो गए। 32 साल में क्या विसंगतियां आई आप सबके सामने? विसंगतियां ये आई कि कुछ दर्जन जातियां उसका लाभ उठा रही है और हजारों जातियां उसका लाभ से वंचित है। ये 32 वर्षों का रिजल्ट आपके सामने है। इसीलिए रोहिणी आयोग बनाई गई थी कैटेगराइजेशन करने के लिए। इस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी ने कैटेगराइजेशन किया था उसी पैटर्न पर। लेकिन रोहिणी कमीशन ने रिपोर्ट अंतर्गतवा दे दी राष्ट्रपति को सितंबर 31 को। आज तक रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ। लागू करने की तो बात छोड़ दी। उस पर मैं अभी दिल्ली में 2 मीटिंग किया था। अभी फिर 1 सप्ताह के बाद दिल्ली में मैं कंफ्यूजन क्लब में होने वाला मीटिंग रोहिणी कमीशन को लागू करने की बात। तो वो बात ठीक है। मंडल कमीशन में एल आर नायक साहब ने कहा था कि जिस तरह से तालाब में बड़ी मछलियों का हार छोटी मछली बन जाती है उसी तरह की स्थितियां हो रही है। लेकिन पिछड़े वर्ग के नेताओं ने उस समय नहीं सुनी। देश को प्रदेश को तब तक विकसित नहीं आप कर सकते जब तक कि सारे जातियां सारे आबादी बहुसंख्यक लोग विकसित नहीं हो जाते हैं। इसलिए उस भावना से कहीं न कहीं आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन आज हर जगह की संगतियां हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या जो मैंने बताया उस पर आपको कहीं न कहीं इकट्ठे होने की जरूरत है। और अभी मुखिया जी कह रहे थे कि जिला में मुझे काम दीजिएगा तो मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा। पंचायती चुनाव की आरक्षण की बात मैं कर रहा हूँ। अभी आरक्षण बढ़ाए गए, अरविंद जी ध्यान सुनिए से सुनिएगा, आरक्षण बढ़ाए गए अभी आंकड़ा जाति आंकड़े आने के बाद। लेकिन जाति आंकड़े आने के बाद आप बता सकते हैं कोई एक स्टेट जो अति पिछड़ा सबसे कम है, सबसे बड़ी आबादी, लेकिन सत्ता और शासन से सबसे पीछे, उस पर कौन सी नीतियां बनी? सत्ता और शासन में लागू करने का, भागीदारी देने का कोई नीतियां नहीं। उल्टे पंचायती राज व्यवस्था में भी आरक्षण कितना मिलता है? 37%। उसमें बढ़ाने की गुंजाइश थी 13%। आज से नहीं 13-14 वर्षों से जब से लागू हुआ उसी समय से मैं कहा। लेकिन बाबू नीतीश कुमार जी ने 13% आरक्षण पंचायती राज में नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया?
कि इसमें आरक्षण पिछड़े वर्ग को नहीं मिलता, सिर्फ अति पिछड़े वर्ग को मिलता। अगर पिछड़े वर्ग को मिला होता यही पड़ता, लेकिन पिछड़े वर्गों की जो आरक्षण बढ़ी है वह साबुन का बुलबुला है, कुछ चंद दिनों में समाप्त होने वाला है। इसलिए समाप्त होने वाला है कि जो संविधान के मर्मज्ञ होंगे, जानते होंगे, उसे मंडल कमीशन पर उपजे 9 जगह का जो संविधान पीठ का फैसला है आज प्रिवेल का। इसीलिए जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है 50+10 है, 60 नहीं है, 60 है लेकिन 50+10 है, वो आर्थिक आधार पर 10 है और 50% सीमा को चैलेंज किया गया है। अब लोग तुलना करते हैं तमिलनाडु से और दक्षिण के राज्यों से। दक्षिण के राज्यों ने आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 9वीं अनुसूची में दर्ज कराया। जब ललिता वहां मुख्यमंत्री थी, 17 MP हुआ करते थे उस समय, उसके नरसिम्हा राव की सरकार थी, दिल्ली में बहुमत से खट रहा था। जयललिता अपर कास्ट की थी, ब्राह्मण जाति की थी, AIADM के नेता थी, लेकिन रिप्रेजेंट करती थी पिछड़ों की। और पिछड़ों के जो नेता थे करुणानिधि, वो DMK के नेता थे। लेकिन जयललिता ने बड़ा स्टेप उठाया, अपने हितों के लिए नहीं, पिछड़े वर्गों के हितों के लिए, ताकि 9वीं अनुसूची में आप डालिए आरक्षण को, मैं आरक्षण की सीमा बढ़ाता हूं। और नरसिम्हा राव से डलवा ली। इसका नतीजा हुआ उस तमिलनाडु में पिछड़े वर्गों के लोगों ने जयललिता जी को मरते दम तक साथ दिया। इस ईमानदारी का तोहफा यह बात हमको समझने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, आपको अगर न्याय चाहिए तो मैंने जितनी बातें कही है उस बातों को थोड़ा सा कभी समझने की जरूरत है। छोटी ही सभा हो, गोष्ठी हो, लेकिन हर बड़ा परिवर्तन कम लोगों से और छोटे लोगों से, छोटे बैठकों से होती है। बड़े बैठकों में बड़ा निर्णय नहीं लिए जाते, बड़ों बैठकों में छोटा निर्णय लिए जाते हैं और छोटे बैठकों में बड़ा निर्णय लिया जाता है। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी